नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस में। आज हम लोग बात करेंगे अनुसंधान के क्षेत्र में आईसीटी के क्या अनुप्रयोग हैं उसको लेकर। देखिए, ये जो टॉपिक है, यदि आईसीटी की बात करें तो आपके प्रथम प्रश्न पत्र में अलग से एक इकाई है आईसीटी की, लेकिन इसके अलावा भी आईसीटी का अनुप्रयोग आपको कई जगह पढ़ना है पूरे अपने पाठ्यक्रम के दौरान, कक्षाओं के दौरान। जैसे आप संचार में भी पढ़ेंगे, संचार में आप संचार के बारे में सीखेंगे। फिर जो तकनीक आधारित संचार की बात आएगी, जब हम तकनीकी माध्यमों के बारे में बात करेंगे, वहां आईसीटी का अनुप्रयोग देखते हैं। फिर जब हम शिक्षण अभिवृत्ति पढ़ेंगे, उस शिक्षण अभिवृत्ति को पढ़ते समय हम आईसीटी का अनुप्रयोग देखेंगे। उच्चतर शिक्षा प्रणाली पढ़ेंगे, वहां भी हम आईसीटी का अनुप्रयोग देखेंगे। फिर जब हम अनुसंधान पढ़ते हैं तो अनुसंधान के क्षेत्र में भी आईसीटी के अनुप्रयोग हम देखते हैं। आप वैसे भी सामान्य रूप में भी आप यदि स्वयं भी सोचें, स्वाभाविक इतनी बात आपके मन में आ जाएगी कि यदि कोई अनुसंधान करता, यदि कोई शोधार्थी किसी विषय का चुनाव करके किसी विश्वविद्यालय में शोध के लिए अपना पंजीकरण कराता है, तो उसको तमाम तरीके की सामग्री पढ़नी होगी। उसको अपने सिनॉप्सिस को तैयार करते समय भी वो शोध गंगा, शोध गंगोत्री, ई शोध सिंधु, इस तरीके के प्लेटफॉर्म का प्रयोग करता है। तो ये सब इन प्लेटफॉर्म का जो प्रयोग कर पा रहा है एक शोधार्थी, वो कैसे कर पा रहा है? तो आईसीटी का अनुप्रयोग है, यानी कि तकनीक उसमें मदद कर रही है। बात समझ पा रहे हैं? यदि हम अभी केवल पृष्ठभूमि का निर्माण करने के हिसाब से सोचें, या जो हमारे मौलिक विचार बने जिस चीज से, ऐसे हम कुछ बिंदुओं को सोचें, तो हम पाएंगे कि जैसे आप यदि मान लीजिए आईसीटी को अभी एक तरफ रख के हम वैसे ही सोचें कि एक शोधार्थी अपने विषय से संबंधित सामग्री को खोजता है, तो सामग्री को खोजने के लिए क्या होगा? उसको पुस्तकालय जाना होगा, और पुस्तकालय में जाकर वो जगह जगह या बहुत श्रम लगाकर, ऊर्जा लगाकर उसको वो सामग्री मिलेगी, क्योंकि चुनना पड़ेगा, उसको चुनाव करना पड़ेगा, खोजनी पड़ेगी अपने विषय के अनुसार जो पुस्तक होगी। फिर वो लेखकों के अनुसार भी चीजें कई बार खोजी जाती है, विषय के अनुसार वो चीजें निर्धारित होती हैं, तो उसमें समय अधिक लगता है, उसमें ऊर्जा अधिक लगती है। बात समझ पा रहे हैं? लेकिन यदि हम तकनीक की बात कर लेंगे तो फटाक से क्या कर लेगा कि अपने विषय से संबंधित पूरी बुक्स की लिस्ट उसको मिल जाएगी। बात समझ पा रहे हैं आप यहां तक की? तो यदि हम अनुसंधान के क्षेत्र में देखें तो आईसीटी का अनुप्रयोग है वो बहुत सहायक है। ये एक शोधार्थी को बहुत लाभान्वित करता है, उसकी बहुत सहायता करता है। आप अन्य क्षेत्रों में भी देखेंगे, जब आप शिक्षण अभिवृत्ति पढ़ते हैं तो वहां आप आईसीटी का अनुप्रयोग अलग तरीके से देखते हैं। जब हम उच्चतर शिक्षा प्रणाली पढ़ते हैं, वहां हम आईसीटी का अनुप्रयोग अलग तरीके से देखते हैं। जब हम संचार पढ़ते हैं, जब हम तकनीक आधारित संचार की बात करते हैं, तो वहां हम आईसीटी का प्रयोग अलग तरीके से देखते हैं। बिंदु स्पष्ट है? वही उच्चतर शिक्षा प्रणाली में हम डिजिटल पहलों के माध्यम से पढ़ रहे होंगे चीजें। बिंदु स्पष्ट है? हम जब शिक्षण अभिवृत्ति में पढ़ेंगे तो हम चाहे वो सहायक सामग्रियों के प्रयोग के लिए जो माध्यम का प्रयोग किया जाता है, उनके संदर्भ में हम लोग पढ़ रहे होंगे। जब तकनीक आधारित संचार की बात करेंगे तो हम जो विभिन्न तकनीकें हैं, जिनका आज हम ये कह सकते हैं कि जो हम अपने दैनिक जीवन में जिनका लाभ उठा रहे हैं, उन सभी के बारे में हम बात करते हैं। बिंदु स्पष्ट हो गया? चाहे वो सोशल मीडिया हो जाए या कोई भी अन्य तकनीकी माध्यम हो गया संचार करने का, जिसका प्रयोग आप दैनिक जीवन में करते होंगे, उन सभी की बात करते हैं। तो जब हम एक शोधार्थी के दृष्टिकोण से यदि बात करेंगे तो आप स्वयं कुछ चीजें सोच सकते हैं। जैसे डाटा इकट्ठा करने में, भाई यदि कोई शोधार्थी किसी विषय का उसने चयन किया, उस पर वो अनुसंधान कार्य कर रहा है, तो उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? प्रदत्तों का संकलन करना, संग्रहण करना, डाटा इकट्ठा करना। अब आप अनुमान कीजिए कि जब आईसीटी का अनुप्रयोग करेगा, वो आईसीटी का प्रयोग करेगा, तकनीकों का प्रयोग करेगा, तो किसी भी शोधार्थी के लिए आंकड़ों को इकट्ठा करना कितना सरल हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? उसका जो श्रम है, उसकी बहुत सारी ऊर्जा बच जाएगी। आईसीटी के द्वारा ही वो डाटा को इकट्ठा कर सकता है आसानी से, बहुत लंबे समय तक उस डाटा को इकट्ठा करके सुरक्षित रख सकता है। बात समझ पा रहे हैं? यदि हम कुछ बिंदुवार तरीके से ही बात कर लें कि सूचना, यदि हम कुछ बिंदुवार तरीके से बात कर लें कि अनुसंधान में आईसीटी के अनुप्रयोग क्या हैं, तो जैसे मैंने पहला आपसे कहा कि प्रदत्तों का संकलन, या आप सामान्य सरल भाषा में लिख सकते हैं
डाटा संग्रहण करने में, और इसमें आप प्रबंधन भी लिख सकते हैं, और प्रबंधन, कि डाटा इकट्ठा करना, उस डाटा का प्रबंधन करना। जब आप यदि व्यावहारिक होकर सोचेंगे तो आप जब अनुसंधान की कक्षाएं में पढ़ते हैं तब भी इस पर बहुत विस्तार से बात करते हैं कि हमें डाटा, मतलब कोई भी शोधार्थी हो जाएगा, उसके लिए आंकड़े इकट्ठा करना वो बहुत महत्वपूर्ण चरण होता है अनुसंधान के चरणों में। जो अनुसंधान कार्य करने के चरण हैं, जिनके अनुसार, जिस योजना के अनुसार एक शोधार्थी अपना शोध कार्य करता है, उनमें बहुत महत्वपूर्ण चरण होता है डाटा को इकट्ठा करना, और उसका जो विश्लेषण करने वाला प्रोसेस होता है, पूरी प्रक्रिया होती है, दोनों चरण बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब आप अनुमान करके देख सकते हैं कि जब आईसीटी का अनुप्रयोग एक शोधार्थी करेगा तो उसके लिए डाटा का संग्रह कर पाना बहुत आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा, और उसका विस्तार अधिक होगा, क्योंकि उसका श्रम, उसका समय, उसकी ऊर्जा, उसकी बचत हो रही है, तो वो अधिक समय दे पाएगा। बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि समय तो सीमित ही है ना, तो वो अधिक समय दे पाएगा अपने कार्य को लेकर, डाटा इकट्ठा करने को लेकर। तो वो बहुत सारा डाटा इकट्ठा कर सकता है। डाटा इकट्ठा करने के बाद उस डाटा का वो चुनाव कर सकता है, उसका विश्लेषण कर सकता है, और जो आवश्यक होगा उसके अनुसंधान की व्याख्या में, निष्कर्ष में, वो उसको रख लेगा। बिंदु स्पष्ट है? तो डाटा को इकट्ठा करना और उसका प्रबंधन करना, आईसीटी का अनुप्रयोग करने से एक शोधार्थी को ये लाभ होता है। बिंदु स्पष्ट है? फिर हमने दूसरी बात की कि डाटा इकट्ठा करने के बाद शोधार्थी का अगला चरण क्या होता है, अनुसंधान का अगला सोपान क्या होता है, डाटा का विश्लेषण करना। अब यहां दो बिंदु आपको समझने हैं। जैसे हमने कहा कि दूसरा चरण क्या हो जाएगा, दूसरा एक लाभ क्या हो जाएगा, अनुप्रयोग क्या हो जाएगा, डाटा विश्लेषण, डाटा विश्लेषण। और इसमें आप ये कह सकते हैं डाटा विश्लेषण और विजुअलाइजेशन जो होता है, कि हम चीजों को विजुअलाइज करके जब देखने लगते हैं। बात समझ पा रहे हैं? ये विजुअलाइजेशन वाला जो प्रोसेस है, यदि मैं आपसे ये कहूं कि आप देखेंगे कि अभी वर्तमान में इतने उन्नत सॉफ्टवेयर हैं, इतने उन्नत सॉफ्टवेयरों की उपलब्धता है, उन्नत उन्नत तकनीकों की उपलब्धता है, जिनसे एक शोधार्थी का कार्य आसान हो जाता है। यानी कि जब वो डाटा का विश्लेषण करता है तो कई बार क्या होता है, अनुसंधान के विषय के अनुसार डाटा का विश्लेषण करते समय एक डाटा के पैटर्न की पहचान करना आवश्यक होता है। तो जो उन्नत सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं वर्तमान में, उनकी सहायता से एक अनुसंधानकर्ता के लिए ये सरल हो जाता है कि वो उस पैटर्न की पहचान कर पाता है। बात समझ पा रहे हैं? वो उस पैटर्न की पहचान कर पाता है, उस पैटर्न का विश्लेषण कर पाता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि डाटा का विश्लेषण करते समय, जो कि बहुत महत्वपूर्ण चरण है अनुसंधान का, उसमें भी आईसीटी का अनुप्रयोग है, जिससे एक शोधार्थी को लाभ मिलता है, शोधार्थी उससे लाभान्वित होता है, उसके समय की बचत होती है, उसकी ऊर्जा की बचत होती है। बिंदु स्पष्ट है? एक हम कह सकते हैं, तीसरा एक अनुप्रयोग हम देख सकते हैं, सहयोग और संचार। मेरा प्रयास रहेगा कि जो बहुत व्यवहारिक बिंदु हैं, जो स्वाभाविक रूप से आपके दिमाग में आ जाने चाहिए, जिनसे आपके विचारों का विकास होना चाहिए, हम केवल उन बिंदुओं को लेकर डिस्कस करें। सहयोग और संचार। अब यही यही बातें ना, कुछ इस तरीके की बातें हम तकनीक आधारित संचार पढ़ते समय भी करते हैं। अब आप देखिए, एक शोधार्थी के लिए आवश्यक होता है कि जैसे आप अपना शोध कार्य करेंगे तो अपने विषय से संबंधित जो सेमिनार होते हैं, गोष्ठियां होती है, संगोष्ठियां होती हैं, एक शोधार्थी उनमें भागीदारी करता है। बात समझ पा रहे हैं? अब यहाँ ये समझिए, जब हम आईसीटी के अनुप्रयोग की यदि हम बात करेंगे, क्योंकि ये व्यावहारिक रूप से आप देखेंगे इसको, जब आप एक शोधार्थी के रूप में अपना पंजीकरण कराएंगे, कि आपके लिए अपने विषय से संबंधित हर स्थान पर पहुंचना, जो सेमिनार होंगे वहां पहुंचना संभव नहीं हो पाता है। तो जब तकनीक की सहायता ली जाती है, जब हम ये देखते, जैसे आपने एक शब्द सुना होगा, वेबिनार। अब वो वेबिनार मतलब है क्या, कि सेमिनार था। अब उसमें एक सुविधा हो गई है क्या, कि आप अपने चुने हुए स्थान पर रहकर भी उसमें भागीदारी कर सकते हैं। यानी कि वो वेब आधारित हो जाएगा, यानी कि आप उसको एक तरीके से कह सकते हैं जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है।
बात समझ पा रहे हैं आप यहाँ तक की? तो यहाँ ये बिंदु हम ठीक इसी प्रकार की बातें हम आईसीटी पढ़ते समय बात करते हैं, जब हम तकनीक आधारित संचार की बात करते हैं, हम तब भी पढ़ते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया या आपको किसी भी संदर्भ में अपने अनुसंधान कार्य को लेकर या अपना जो ड्राफ्ट लिखते हैं उसको लेकर आपको यदि मेल करना हो तो ईमेल हो गया, या हम ये कहें कि दस्तावेज सत्यापन के लिए आवश्यकता पड़ी। बात समझ पा रहे हैं? सेमिनार में भागीदारी करना तो आवश्यक होगा। जो विषय आप चुनेंगे अपना, उस विषय के अनुसार उस विषय से संबंधित जो सेमिनार होते हैं उनमें एक शोधार्थी जाता है, भागीदारी करता है। वहां से बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होता है जो उसके पूरे अनुसंधान कार्य में उसकी सहायता करता है। लेकिन मान लीजिए आप जिस क्षेत्र में हैं, आप जिस स्थान पर हैं, जो सेमिनार होना है वो कहीं दूर होना है, दूसरे स्थान पर होना है, जहां आपके लिए व्यावहारिक रूप में पहुंचना संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन यदि यह सुविधा है कि आप एक तकनीक का सहारा लेकर, आप इंटरनेट की सहायता से, आप कंप्यूटर लैपटॉप की सहायता से उसमें भागीदारी कर सकते हैं, तो आप अपने स्थान पर रहकर भी उसमें भागीदारी कर पाएंगे। बात समझ आ गई यहां तक की? तो एक ही हो जाएगा। फिर एक बिंदु हम ये कह सकते हैं, जो सामग्री आप इकट्ठा करेंगे अपने शोध के विषय को लेकर, तो हम कह सकते हैं एक बिंदु साहित्य समीक्षा, और इसमें हम कह सकते हैं साहित्य समीक्षा और सूचना पुनर्प्राप्ति। सूचना सूचना पुनर्प्राप्ति। अब जैसे ये आवश्यक होता है, जैसे मैंने आपसे शुरुआत में कहा डाटा संग्रहण वाली बिंदु में हमने बात की कि एक शोधार्थी क्या करेगा, जो डाटा उसने इकट्ठा किया है, जो आंकड़े उसने संग्रहित किए हैं, उनको वो बहुत लंबे समय तक, दीर्घकालीन समय तक उनको इकट्ठा कर सहेज कर सुरक्षित रख सकता है। बात समझ पा रहे हैं? तो यही, अब यदि मान लीजिए कि कोई डाटा था जिस डाटा को पुनः प्राप्त करना है, तो आप व्यवहारिक होकर यदि अनुमान करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हाँ, आईसीटी के माध्यम से, इस तकनीक के माध्यम से यह सुविधा होती है कि एक ऑनलाइन डेटाबेस तैयार हो जाता है। ऑनलाइन डेटाबेस समझिए, एक समझ लीजिए आप, जो डिजिटल लाइब्रेरी है, बात समझ रहे हैं? जो डिजिटल लाइब्रेरी है जिसके बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं उच्चतर शिक्षा प्रणाली पढ़ते समय, जब हम वहां बात करते हैं कि डिजिटल लाइब्रेरी को लेकर, जहां बहुत सारी पुस्तकों का संग्रह रहता है, बहुत सारी पुस्तकें रहती हैं, अपनी आवश्यकता के अनुसार एक शोधार्थी वहां से पुस्तकों का चयन करके उनका अध्ययन कर सकता है। बिंदु स्पष्ट हुआ? जैसे इसी क्रम में हम पढ़ेंगे ई ज्ञान कोश के बारे में कि इग्नू ने जैसे अपनी सामग्री का 90-95% से अधिक सामग्री ऑनलाइन उपलब्ध करा दी है, वो मुफ्त रूप से उपलब्ध है, निःशुल्क है। बात समझ पाए? तो ऑनलाइन डेटाबेस तैयार करने के लिए बात कर सकते हैं, वहां से सूचनाओं की पुनः प्राप्ति की जा सकती है। हम कह सकते हैं डिजिटल लाइब्रेरी हो गया, एकेडमिक सर्च हो गया, या जो शोध लेख होते हैं उनको पढ़ना हो, उनकी प्राप्ति हो, उनको सहेज कर रखना हो, उनको अपने पास रख लेना हो लंबे समय तक, वो हमारे पास रह सकते हैं। बात समझ पाए? तो यानी कि इसके माध्यम से हमारे पास, हम ये कह सकते हैं कि बहुत अधिक संख्या में एक तो सामग्री उपलब्ध रहेगी, उस सामग्री को हम लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। हमें यदि किसी सूचना की कोई जानकारी है, उसको फिर से पढ़ना हो, यह भी संभव हो जाता है। उसमें कुछ सुधार करके अलग रखना हो, वह भी हम कर सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं आप यहाँ तक की? क्योंकि कई बार क्या होगा कि जो सामग्री हम अपने अनुसंधान कार्य के लिए जिसका चुनाव करते हैं, जो हमने सामग्री ली है अपने शोध कार्य के दौरान अध्ययन करने के लिए, जिसको हमने अपने सहायक ग्रंथों में शामिल किया है, हम हूबहू उनमें ऐसे ही नहीं रखते। कई बार होता है कि हम उन चीजों में परिवर्तन करके रखते हैं, तो हम वहां से उस सामग्री को लेकर उसमें अपने अनुसार, अपने विषय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार कुछ परिवर्तन करके उसको सहेज कर सुरक्षित रख सकते हैं। ये सारी सुविधा हमको मिल जाती है किसके माध्यम से? आईसीटी के माध्यम से। बात स्पष्ट हो रही है यहां तक की? एक बिंदु हम बात कर सकते हैं इसमें, जो सिमुलेशन वाला है, इसको सिमुलेशन ही याद रख लेंगे। सिमुलेशन, सिमुलेशन क्या है? जैसे कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए विज्ञान
के क्षेत्र का, विज्ञान विषय के क्षेत्र का कोई अनुसंधान कार्य है, उसमें क्या होगा कि कोई प्रयोग किया जाना है। अब उस प्रयोग के लिए कि पहले कंप्यूटर के माध्यम से ये संभव नहीं हो पाता था, लेकिन अब वर्तमान में हम तकनीक में इतने दक्ष हैं, तकनीकी उपलब्धता है, उपकरणों की उपलब्धता है, तो हम वो परिस्थितियां जो हम प्रयोग करना चाहते हैं, वो सारी चीजें हम कंप्यूटर में करके देख सकते हैं। जिसे आप व्यावहारिक रूप से एक उदाहरण समझ सकते हैं। मान लीजिए कि कोई ऐसा शोध कार्य चल रहा है, जैसे हम कहें बुलेट प्रूफ जैकेट का है, कि भाई उसमें उस जैकेट को पहनने से गोलियां उसको नहीं भेद पाएंगी, जो बुलेट है उसको नहीं भेद पाएगी। अब यहाँ क्या है कि मान लीजिए एक जैकेट बनाई गई है, अब उसके ऊपर अलग अलग प्रकार की जो गोलियां होती हैं, उनसे ये जांच की जा रही है कि कौन कौन सी गोलियां इसको प्रभावित कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, या कितनी दक्षता वाली जो बुलेट होगी वो जिसको ये जैकेट उसको झेल सकती है। तो ये सारी परिस्थितियां हम कंप्यूटर में क्रिएट करके देख सकते हैं। इसी को कहते हैं सिमुलेशन। बात समझ पाए? तो सिमुलेशन और मॉडलिंग वाली जो चीजें हैं, जैसे हम ये कह दें कि जो शोध करता है वो वास्तविक दुनिया की जो घटना है उनको दोहराने में सक्षम नहीं है व्यवहारिक रूप में, भौतिक रूप में, लेकिन कंप्यूटर के माध्यम से वो ये सारी घटनाओं को दोहरा सकता है, बार बार उस क्रिया को करके देख सकता है। हमने कंप्यूटर में वो पूरा सेट किया, हमने सिमुलेशन परिस्थितियां क्रिएट की और हमने ये देखा कि भाई ये बुलेट इस जैकेट को नहीं भेद पाई। फिर हमने क्या किया, उस बुलेट की शक्ति जो थी, क्षमता जो थी, पावर जो थी वो और बढ़ा दी। ये सारी परिस्थितियां हम क्रिएट कर पा रहे हैं, सारी सिचुएशन हम क्रिएट कर पा रहे हैं कंप्यूटर में। बिंदु स्पष्ट है यहां तक का? तो इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं सिमुलेशन, कहते हैं इसको सिमुलेशन कहते हैं। तो सिमुलेशन और मॉडलिंग ये भी एक बहुत अच्छा अनुप्रयोग है आईसीटी का। ये सब संभव हो पा रहा है तकनीक की वजह से, तकनीकों की उपलब्धता की वजह से, उपकरणों की उपलब्धता की वजह से। बिंदु स्पष्ट है यहां तक का? एक बिंदु हम ये, जैसे हमने संग्रहण वाली बात की, तो यहीं पे हम संरक्षण वाला भी एक बिंदु समझ सकते हैं। संग्रहण और संरक्षण वाली बातें, कि जैसे हमने बात की वो डेटाबेस वाली, ठीक उसी प्रकार से, यानी कि हम किसी जो सामग्री है हमारी, उस सामग्री को बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, और एक सामग्री को हम कई जगह सुरक्षित रख सकते हैं, कई स्थान पर हम उसे सुरक्षित रख सकते हैं। बात समझ पाए? यानी कि जो अनुसंधान की आउटपुट है, आप यदि कहें जो हमारी आउटपुट है, उस आउटपुट को हम बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो डाटा इकट्ठा करना, आंकड़ों का संग्रह करना और आंकड़ों को सुरक्षित रखना, आंकड़ों को संरक्षित रखना, ये सब संभव हो पाता है आईसीटी के द्वारा। बात समझ पाए? मैंने प्रयास किया कि जितने व्यवहारिक बिंदु हैं जो सहज ही हमारे दिमाग में आने चाहिए, उन बिंदुओं को बताने का प्रयास किया है। और भी बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं, जैसे हम एक बिंदु ई लर्निंग वाला ले सकते हैं, एक बिंदु हम बिग डाटा और मशीन लर्निंग वाला भी इसमें समझ सकते हैं, और बिंदु हम इसमें समझ सकते हैं आईसीटी के अनुप्रयोग को लेकर हम सोशल मीडिया वाली बात कर सकते हैं, सोशल मीडिया, सार्वजनिक जुड़ाव वाली बिंदु हम समझ सकते हैं। तो और बहुत सारे बिंदु इसमें आ सकते हैं कि अनुसंधान के क्षेत्र में आईसीटी का जो अनुप्रयोग है। मेरा प्रयास है कि जितनी चीजें आप व्यवहारिक होकर समझ पाएंगे, यदि आप वो ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ पाए, तो उसके बाद तो बहुत सारे बिंदु आपके मन में आ जाएंगे। अंततः इस परीक्षा का ध्येय ये है कि एक विद्यार्थी के मौलिक विचारों का विकास हो, क्योंकि दो रास्ते आपके पास होंगे, मैंने हमेशा आपसे कहा है। एक तो शोधार्थी शोधार्थी बनना, दूसरा सहायक प्राध्यापक बनना। तो दोनों के लिए क्या आवश्यक है कि आपके स्वयं के मौलिक विचारों का अधिक से अधिक विकास हो। यही इस परीक्षा का ध्येय भी है। बात समझ पाए? तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे बिंदु आपको स्पष्ट हुए होंगे, कहीं कोई समस्या आपको नहीं रही होगी। जितनी बातें हमने की वो आपके लिए रुचिकर और ज्ञानवर्धक रही होगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।